यानी बीजेपी पर सवाल और मुफ्त योजना बंद होने का डर। केजरीवाल के एक बयान ने दिल्ली वालों को 2 संदेश दिए। पहला, मुफ्त बिजली पानी पढ़ाई चाहिए तो आपके साथ चलना होगा, और दूसरा, अगर कमल का बटन दबाया तो 25,000 का नुकसान भी गिनाया। दिल्ली में फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, दिल्ली के अंदर फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। इन्होंने साफ कर दिया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, फ्री इलाज बंद कर दिया जाएगा। यानी केजरीवाल ने साफ साफ मैसेज दे दिया कि मुफ्त की सौगात अगर बचानी है तो दिल्ली वालों को एक रहना होगा, तभी ये बिजली, पढ़ाई, दवाई सेफ रहेगी। ये चुनाव 2 किस्म की विचारधाराओं का चुनाव है। एक तरीका है कि इस पैसे से जनता के कल्याण की योजनाएं बनाई जाएं, और दूसरा तरीका पैसा खर्च करने का है कि अपने करीबी तो अरबपति दोस्तों के ऊपर ये पैसा खर्च किया जाए। यानी मुफ्त का मुद्दा, अरबपतियों पर तंज और एक है तो सेफ है के जरिए रेवड़ी वाला संदेश। केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के उत्सव पर जनतंत्र को सावधान करने वाला संदेश दिया। हालांकि दिल्ली वाले एक है तो सेफ है वाले नारे में योगी का संदेश ढूंढते हैं या केजरीवाल का मैसेज, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। दिल्ली चुनाव में गुजरात पुलिस की एंट्री पर नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस को हटाने से ज्यादा गुजरात पुलिस की तैनाती पर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने केजरीवाल को ईसी के नियम गिना डाले। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर लिखा, गुजरात पुलिस का ये आदेश पढ़िए। दिल्ली से चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस हटाकर गुजरात पुलिस तैनात कर दी है। ये क्या चल रहा है? हालांकि केजरीवाल के सवाल उठाते ही गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने जवाबी ट्वीट ठोक दिया और लिखा, केजरीवाल जी, एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मुझे आश्चर्य है कि आप चुनाव आयोग के मानदंडों के बारे में नहीं जानते हैं। उन्होंने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों से बलों का अनुरोध किया है। यानी इलेक्शन कमीशन ने पंजाब पुलिस को ड्यूटी से हटाया, ये तो सच है, लेकिन सिर्फ गुजरात पुलिस की तैनाती की गई, ये पूरा सच नहीं। बल्कि हर्ष सिंघवी ने ऑर्डर की जो कॉपी ट्वीट की उसके मुताबिक बिहार पुलिस की 10 कंपनी, छत्तीसगढ़ पुलिस की 8 कंपनी, गुजरात पुलिस की 8 कंपनी, झारखंड पुलिस की 10 कंपनी, महाराष्ट्र पुलिस की 7 कंपनी, मध्य प्रदेश पुलिस की 10 कंपनी, कर्नाटक पुलिस की 5 कंपनी और राजस्थान पुलिस की 5 कंपनियां शामिल है। अलग अलग स्टेट के रिजर्व फोर्स के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की 10 कंपनियों की तैनाती के भी आदेश हैं। लेकिन हैरत की बात है कि राजनीति सिर्फ गुजरात पुलिस की तैनाती पर हो रही है। दिल्ली के चुनाव में एआई सियासी दलों का बड़ा हथियार बन चुका है और इसी एआई के दम पर दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महात्मा गांधी और अंबेडकर की एंट्री करा दी है। यानी पहले अंबेडकर से आशीर्वाद लेते केजरीवाल और अब दिल्ली का विकास देखते बापू। पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर को केजरीवाल दिल्ली का विकास दिखाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बापू और अंबेडकर के सहारे केजरीवाल आखिर कौन से समीकरण साधने में जुटे हैं। एआई जनरेटेड इस वीडियो के जरिए केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। पहला तो दिल्ली का विकास जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य और दूसरा अंबेडकर के जरिए दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपके मार्ग पे चल के दिल्ली को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इस वीडियो में आगे दिखाया जाता है कि केजरीवाल किस तरह महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर को दिल्ली के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और दूसरे विकास कार्यों का भ्रमण करा रहे हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। हालांकि महापुरुषों का सियासी दंगल में इस तरह इस्तेमाल पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अम्बेडकर से आशीर्वाद लेते हुए केजरीवाल का वीडियो पार्टी ने जारी किया था। इस वीडियो के आखिरी में भी केजरीवाल दोनों महापुरुषों को नमन करते नजर आ रहे हैं। यानी इस चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी ने अम्बेडकर के बाद बापू की एंट्री भी करा दी है और एआई चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है। खैर, गणतंत्र दिवस पर महापुरुषों को याद करने का ये भी एक तरीका है। टीम केजरीवाल एआई से बापू का दिल्ली दौरा करा रही है तो टीम ओवैसी विरोधियों को शक्ति कपूर बना रही है और माहौल भाईजान वर्सेस भाईजान बन गया है।
अमानतुल्लाह खान ने ओवैसी को ललकारा तो टीम ओवैसी ने अखाड़े में केजरीवाल पर शब्द बाणों की बारिश कर दी। जुबानी जंग की शुरुआत अमानतुल्लाह खान के एक बयान से हुई जब उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है, कहां गए थे दिल्ली दंगों में, ये फिर क्या था? ओवैसी की भड़काऊ ब्रिगेड टूट पड़ी। पहले अमानतुल्लाह खान की तुलना शक्ति से की, फिर उन्हें ओवैसी के जूतों के बराबर बता डाला। बस इसी के बाद दिल्ली का सियासी माहौल गर्मा गया और लड़ाई भाईजान वर्सेस भाईजान की हो गई। क्योंकि एक तरफ है केजरीवाल के भाईजान यानी अमनतुल्लाह खान और दूसरी तरफ है ओवैसी के भड़काऊ माजिद हुसैन, जिनका बयान अमनतुल्लाह क्या केजरीवाल को भी चुभा होगा। तू असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ बोलेगा और वक्फ के जमीनों पे जीने वाले शक्ति कपूर यानी ओवैसी और केजरीवाल के विधायकों की लड़ाई में हमले सीधे सेनापतियों पर हो रहे हैं। ओवैसी के तीरंदाज यही नहीं रुके, राम मंदिर के बहाने मुस्लिम वोट की मिल्कियत पर भी सवाल खड़े कर दिए। तेरे सदर ने ये कहा था कि राम मंदिर बना, मेरे दिल को सुकून हुआ, ये तेरा सदर है। मेरे सदर ने कहा था क्या बाबरी मस्जिद जहाँ थी वही रहेगी सूबे क़यामत तक। दरअसल ओखला सीट पर ओवैसी के दंगाई कैंडिडेट से अमनतुल्लाह खान की सीधी टक्कर है। अमनतुल्लाह ने अपने प्रचार के दौरान इसीलिए ओवैसी पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में ओवैसी के विधायक ने अमनतुल्लाह को शक्ति कपूर बता डाला। बात तो ऐसा कर रहा था, ऐसा अपने आप को समझ रहा है कि ओखला का हीरो है। ऐने में जाके गौर से देख, तेरी सूरत शक्ति कपूर जैसी है। कुल मिलाकर दिल्ली का दंगल अब केजरीवाल वर्सेस ओवैसी और भाईजान वर्सेस भाईजान बनता दिख रहा है। यानी जो काम बीजेपी नहीं कर पाई, ऐसा लग रहा है कि वो खेल टीम हैदराबाद कर गई। दिल्ली में चुनाव के तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। अब दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे पीके के बड़े भाई डीके को ही देख लीजिए, जो दूसरे गोले से आकर दिल्ली वालों को राइट बटन दबाने की अपील कर रहे हैं। भाई साहब, ये पीके हैं क्या आप? पीके ना है भाई साहब, डीके। पीके? अरे पीके और बीके में क्या अंतर है? पीके के बड़े भाई डीके। यही छूट गए गोला पे? नहीं, हम तो दूसरे गोला से अभी लैंड ही हुए हैं 2 महीना पहले। अभी लैंड हुए हैं? अरे भाई प्लूटो हमारा गोला का नाम है। ट्रांजिस्टर लेके कहाँ से पहुँच गए? अरे ट्रांजिस्टर के साथ साथ ये फोन भी लेके पहुँच गए ये वाला। 5G है ना ये गोला पर, अपना गोला से कम्युनिकेशन करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। और यहाँ का है ना, एक पर्सन के तलाश है ना। अरे तो यहाँ पहले बताइए, पहले ये तो पर्सन की आप तलाश कर रहे हैं, चलिए ठीक है। यहाँ बीजेपी कार्यालय पे कैसे पहुँच गए? राइट पर्सन का इंफॉर्मेशन में यहाँ देखा राइट पर्सन मिले हैं, हाई देखा, हाई भी मिले हैं, हाई भी मिले हैं। अच्छा, संकल्प पत्र लेकर के पहुँच गए? संकल्प पत्र 3 संकल्प पत्र नहीं, फार्मूला, डेवलपमेंटवा का फार्मूला है कि ये गोला पर पिछले 10 साल से कन्फ्यूजन का फिरकी हो रहा है। कन्फ्यूजन में है लोग यहाँ का, यहाँ का है पिछले 10 साल से लोग यहाँ का रंग बटनिया दबा रहा है। काहे कि फ्री का रेवड़िया जो है ना, बीच में फिरकी ले रहा है। फ्री का रेवड़िया जो है ना, यहाँ फिरकी ले रहा है। और ही गोला पे ऑक्सीजन भी कम है। सबसे पहले हम पंडित बने और उसके बाद इंफॉर्मेशन मिला कि 2100 रुपया मिलेगा महिला को सैलरिया। तो घाघरा पहन लिए। काहे कि हमका अगर इनका फाइंड करना है तो एका से फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, परवेश वर्मा से। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। 27 जनवरी यानी सोमवार को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। और गणतंत्र दिवस के मौके पर खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक समृद्ध समाज बने, इसमें लिंग, जाति, वर्ग, कोई भी भेद न हो, धर्म का भेद न हो, सबके लिए एक कानून। ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ संकल्प था, हमारा वायदा था। हम उस वायदे को पूरी तरह से कल लागू करके पूरा कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होते ही बहुत सी चीजें बदल जाएंगी, जिसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। आइए जानते हैं यूसीसी के लागू होने से उत्तराखंड में क्या क्या बदलाव होंगे।
यूसीसी लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए तलाक का एक समान कानून होगा। इसके अलावा यूसीसी के लागू होने से सूबे में बहु विवाह पर रोक लगेगी। उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा भी बंद हो जाएगी। वहीं उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी होगी। कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कपल के लिए अनिवार्य होगा। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम कानून से शेड्यूल्ड ट्राइब को पूर्ण रूप से बाहर रखा गया है। यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई और समान नागरिक संहिता के तहत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से जुड़े कार्यों को देखने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई थी। उत्तराखंड में पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन की एक बार फिर दबंगई सामने आई है। वर्चस्व की लड़ाई में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के दफ्तर में अपने समर्थकों के साथ प्रणब चैंपियन पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया और सरेआम गालियां दी। इतना ही नहीं, कुंवर प्रणब चैंपियन और उनके सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग भी की। आरोप है कि विधायक उमेश कुमार के स्टाफ के साथ मारपीट भी की गई और दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। दरअसल कल रात विधायक उमेश कुमार प्रणब चैंपियन के लंढौरा स्थित महल पहुंच गए थे, जिसके बाद आज प्रणब चैंपियन समर्थकों के साथ उमेश कुमार के दफ्तर पहुंचे और हंगामा किया, जिसके बाद विधायक उमेश कुमार भी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए और प्रणब चैंपियन के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन की दबंगई की ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों के बीच झड़प होती नजर आ रही है। कुंवर प्रणब चैंपियन ने हवाई फायरिंग भी की। माहौल यहाँ पर काफी तनावपूर्ण बन गया और देखिए ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। पुलिस हालांकि यहाँ पर स्थिति को काबू करने की कोशिश में नजर आ रही है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी का खासा असर वहाँ होते हुए उनकी दबंगई पर नजर नहीं आ रहा। इस पूरे मामले पर पुलिस महकमे के आला अफसरों ने संज्ञान लिया है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा है कि कानून व्यवस्था के लिए किसी को चुनौती नहीं बनने दिया जाएगा। पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन द्वारा एक वर्तमान विधायक उमेश कुमार जी के कार्यालय में जाके फायर किया गया और वो वीडियो प्रसारित भी हो रहा है। पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी सख्त कार्रवाई होगी इसमें अमल में लाई जाएगी और इसके पीछे जितने भी वेयरअबाउट्स हैं, किस कारण से हुआ है या क्या इसका इन्वेस्टिगेशन का जो भी रहा है उसको भी पुलिस संज्ञान में रखेगी और इस किसी भी प्रकार की इस पूरे हरिद्वार में किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की किसी को न तो अनुमति है, न इस तरीके से कोई अगर ऐसी कोई कार्रवाई करता है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। रुड़की में फायरिंग मामले में एक्शन की बड़ी खबर आ रही है। तो ये खबर जब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई, पूर्व एमएलए प्रणब चैंपियन गिरफ्तार हो गए हैं। रुड़की में फायरिंग मामले में एक्शन लिया गया है। पूर्व एमएलए प्रणब चैंपियन को गिरफ्तार किया गया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। देखिए कुंवर प्रणब चैंपियन की ये तस्वीरें देखिए, हवाई फायरिंग करते हुए वो यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और सोचिए इस तरह की हरकत से वहाँ पर माहौल पर क्या असर पड़ा होगा। इलाके में तनाव की स्थिति वहाँ पर बनी रही। हालांकि वहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन पुलिस के सामने देखिए किस तरह से ये दबंगई वहाँ पर की जा रही थी। पूर्व एमएलए गिरफ्तार हो गए हैं। रुड़की में फायरिंग मामले में ये कार्रवाई हुई है। पूर्व एमएलए प्रणब चैंपियन गिरफ्तार। पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ मुहिम जारी है और अवैध रूप से देश में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल बॉर्डर से हो रही घुसपैठ पर बीजेपी और ममता बनर्जी में ठनी हुई है। और हाल ही में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बांग्लादेश बॉर्डर पर इस मुद्दे पर तनाव हो गया था। बांग्लादेश और मालदा के लोग आमने सामने आ गए थे, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल पश्चिम बंगाल का मालदा जिला बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, लेकिन अब राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने घुसपैठ के लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। और आज जो बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये कारण है ममता बनर्जी, जिन्होंने खुलेआम एक स्टेटमेंट दे दिया था कि यदि कोई बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के कोई आएगा तो मैं उनको शरण दूंगी। उन्होंने खुलेआम ये बात कह दी थी। अब जब वो इस प्रकार की बात कह सकती है, हमारे देश के एक सीमांत राज्य की मुख्यमंत्री ऐसी बात कह सकती है, तो घुसपैठिए तो घुसेंगे और घुसपैठिए घुस गए हमारे देश के अंदर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेशियों की घुसपैठ में मदद करती है
और ये सब केंद्र सरकार का एजेंडा है। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं और वहां आम लोगों के बीच सीएम योगी घूमते मिल जाएं तो चौंकिएगा नहीं। अब आप कहेंगे कि सीएम योगी तो लखनऊ में हैं, फिर महाकुंभ में भला कैसे वो मिल सकते हैं? तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब साथ में जान लेते हैं। योगी जैसी कदकाठी, योगी जैसी चाल, सीएम योगी जैसे भगवा वस्त्र। महाकुंभ में मौजूद इस योगी को देखकर कोई भी योगी आदित्यनाथ समझने की भूल कर सकता है। यही वजह है कि महाकुंभ में इन योगी की खूब चर्चा हो रही है। अब हर किसी को सीएम योगी संत सेल्फी का मौका तो मिलने से रहा, लिहाजा लोग इन्हीं योगी को सीएम समझकर सेल्फी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ की तरह कपड़े पहने हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे, देखते हैं इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज गुरानिसात का वंशज अवधेश कुमार साहानी। आप तो बिल्कुल योगी जी की तरह बात करते हैं, मिमिक्री उनकी तरह करते हैं। बिल्कुल, मैं योगी आदित्यनाथ जी का अपना आदर्श मानता हूँ और उन्हीं का मैं मिमिक्री करने का, नकल करने का कोशिश करता हूँ। सीएम योगी के डुप्लीकेट की चर्चा पूरे महाकुंभ में हो रही है। महाकुंभ की सड़कों पर चलते हुए कब इन योगी से मुलाकात हो जाए कोई नहीं जानता। देश में इस वक्त डुबकी की सियासत चल रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सियासत के केंद्र में है, जो महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते रहे हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ में पहुंचने वाले सरकारी आंकड़े तक को फर्जी बता रहे हैं। केजरीवाल को चुनौती देने वाले सीएम योगी के बयान पर भी तंज किया था। अखिलेश ने कहा था कि जो लोग दूसरों को चुनौती दे रहे हैं वो खुद अपने राज्य की यमुना में डुबकी क्यों नहीं लगा रहे। महाकुंभ में शामिल होने के निमंत्रण को लेकर भी बयान दिया था। अखिलेश ने कहा था कि कुंभ लोग आस्था से जाते हैं। इतना ही नहीं, मकर संक्रांति के दिन अखिलेश यादव ने हरिद्वार जाकर गंगा में डुबकी लगाई थी। उनके इंडिया गठबंधन के साथी कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने तो यहाँ तक कह दिया था कि महाकुंभ में सुविधाएं अच्छी नहीं है, लोगों को बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन वही अखिलेश यादव जिन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे, जिन्होंने यमुना को मैली बताते हुए योगी को चैलेंज किया था, वो परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे और उसी जगह पर डुबकी लगाई जहां गंगा और यमुना का संगम होता है। ये वही यमुना है जो उत्तराखंड के यमुनोत्री से होते हुए दिल्ली के बगल से गुजरकर यूपी के अलग अलग जिलों से होते हुए प्रयागराज में गंगा में मिलती है। अखिलेश यादव ने संगम में 11 डुबकी लगाई, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार फिर से व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। संगम में नहाने के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर यमुना में गंदगी का मुद्दा उठाया और जाते जाते सवाल खड़े कर दिए। दोनों बराबर हैं और सच्चाई तो ये है कि यमुना और जितनी भी नदियां हैं जो माँ गंगा में जुड़ती हैं, कोई नदी साफ नहीं बह रही है, आज भी साफ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की संगम में डुबकी पर तंज किया और कहा कि वो बीजेपी से डर गए हैं। ये राय दुरुस्त राय भी कह सकते हैं, भाजपा के भय के कारण भी कह सकते हैं, और वह तुष्टीकरण की राजनीति उनकी सफल नहीं हो रही, इस कारण से भी कहें। खैर, ये सियासी डुबकी है या फिर अखिलेश यादव की आस्था, लेकिन संगम में अमृत स्नान करने के बाद महाकुंभ से जाते जाते सियासत वो जरूर कर गए। पूरे देश में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन इस मौके पर भी विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आया। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए देश की जनता को बधाई देते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि देश में किस तरह से हमारे संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। आज के सत्ताधारी दल ने दशकों से सावधानी पूर्वक बनाए गए हमारे संस्थानों की स्वायत्तता का लगातार हनन किया है। पिछले एक दशक में धार्मिक कट्टरवाद के घृणित एजेंडे से हमारे समाज को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने संविधान को मुद्दा बनाया था और बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी खुद हर कार्यक्रम में संविधान की लाल किताब लेकर चलते थे, लेकिन खड़गे के इस बयान पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हमारे लिए संविधान सिर पे रखने की चीज़ है, उनके लिए पॉकेट में रखने की चीज़ है। तो नेहरू जी से लेकर नेहरू खानदान ने हमेशा संविधान को पॉकेट में रखा है, हमने सिर पे रखकर सम्मान दिया है, और इसलिए कांग्रेस की इस नौटंकी का जनता पर कोई असर नहीं होगा। महाकुंभ की धरती पर कुछ ही घंटों बाद अखाड़ा परिषद धर्म संसद बैठने वाली है और इसी के साथ सनातन बोर्ड बनाने का काउंटडाउन
और वक्फ बोर्ड की जमीन खोरी पर लगाम लगाने का महाकुंभ प्लान तैयार हो चुका है। महाकुंभ में कुछ ही घंटों बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के संचालन में होने वाली धर्म संसद के संतों ने तय कर लिया कि वो वक्फ बोर्ड को टक्कर देने के लिए सनातन बोर्ड बनाकर ही रहेंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड का फाइनल ड्राफ्ट लाया जाएगा। संतों को भरोसा है कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार उन्हें सनातन बोर्ड की दक्षिणा देंगे। राजा के यहाँ यज्ञ हो रहा तो राजा को ही देनी पड़ेगी दक्षिणा, तो अब राजा ही दक्षिणा देंगे। योगी जी राजा हैं, मोदी जी राजा हैं, भाई हैं तो पदों पे ना, तो पदों पे फिलहाल वो राजा हैं, तो उनको दक्षिणा। और इस समय सनातन की दक्षिणा सनातन बोर्ड। महाकुंभ में होने वाली धर्म संसद में सनातन बोर्ड के अलावा वक्फ बोर्ड पर भी लगाम लगाने पर चर्चा की जाएगी। धर्म संसद वक्फ बोर्ड पर बैन लगाने को लेकर कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। अगर कल को कह दिया कि जिन्ना सर जब यहाँ से गए थे तो जिन्ना सर ये कह के गए थे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड का है, मैं पूरा वक्फ बोर्ड भारत जो है वक्फ बोर्ड के नाम करके जा रहा हूँ, जिस दिन आप ये कह देंगे उस दिन हम सनातनी कहाँ जाएंगे। तो ये जो विषय है इसका बहुत जोर शोर से जो धर्म संसद में आने वाले संत हैं उनके दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं, और मुझे लगता है कि इस पे भी एक बहुत बड़ा निर्णय शायद संत समाज करेगा। धर्म संसद के लिए महाकुंभ पहुंचे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मथुरा वृंदावन में नॉनवेज पर बैन को समर्थन करते हुए देश के हर तीर्थ क्षेत्र में नॉनवेज पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। महाकुंभ में आस्था की डुबकी के साथ साथ गणतंत्र दिवस भी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रयागराज पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी गणतंत्र दिवस के रंग में रंगे नजर आए। और संगम नगरी में सैकड़ों श्रद्धालुओं और साधु संतों के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा है। जहाँ जहाँ भी माइक है उसके दिल में राष्ट्र बसता है, तिरंगा लहरा रहा है और फहरा रहे हैं सबकी जवानों पर वंदे मातरम, भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस पर महाकुंभ पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने जी न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रवाद को लेकर एक समुदाय विशेष पर भी तंज कसा। उनकी तरफ से ऐसा कभी नजारा नहीं मिलेगा। किनकी तरफ से? जिनको राम से प्यार नहीं, जिन्हें भारत तेरे टुकड़े होंगे गजवा ये हिंद चाहिए, उनकी जो पूजा के स्थान है वहाँ कभी ऐसा तिरंगा फहराता हुआ मिल जाए तो हम समझ जाएंगे भारत के सभी नागरिक सच में राष्ट्र से प्रेम करते। इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। महाकुंभ में 144 साल बाद बन रहे सहयोग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या पर ये भीड़ और बढ़ सकती है, जिसके लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। मौनी अमावस्या पर होने वाले दूसरे अमृत स्नान में भले ही अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंचने लगी है। संगम घाट अभी से भरने लगा है और जैसे जैसे दिन करीब आने लगे हैं ये भीड़ और बढ़ने की आशंका है। महाकुंभ में 14 दिनों में अब तक 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर सबसे बड़ा अमृत स्नान होगा, जिसमें अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है और अमावस्या पर 10 करोड़ भक्तों का हुजूम महाकुंभ में आ सकता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम लाखों की तादाद में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। ऐसे में अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान में भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, प्रशासन ने इसके लिए कुंभ क्षेत्र में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है, जो तीसरे अमृत स्नान यानी 3 फरवरी तक लागू रहेगी। क्षेत्र में 29 और 3 तारीख के शाही स्नान को देखते हुए फिलहाल मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ की हैं और यहाँ पर जो है फिलहाल जो वाहन है उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी तरह से 3 फरवरी तक जो वाहन है उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अमृत स्नान के दिन यूपी परिवहन निगम ने 8000 बसों का संचालन करेगा। वहीं रेलवे 150 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गणतंत्र दिवस पर संगम नगरी पर महाकुंभ के साथ देशभक्ति का भी रंग चढ़ा दिखाई दिया। संगम के तट पर साधु संतों के बीच शान से तिरंगा लहराया। संगम की पावन भूमि पर एक ओर जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस के मौके पर संगम की ये नगरी देशभक्ति के रंग में भी रंगी नजर आई।
गणतंत्र दिवस पर महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालुओं और साधु संतों ने तिरंगा फहराकर 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। महाकुंभ में संगम के किनारे जब तिरंगा फहराया गया तो हर तरफ वंदे मातरम और भारत माता की जयकार की गूंज सुनाई दी। गणतंत्र दिवस पर पूरा शहर तिरंगे से सजा नजर आया और संगम तट पर धर्म भक्ति और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। यहाँ करगिल के शहीदों की फोटो भी लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गणतंत्र दिवस की रौनक केवल राजपथ और कर्तव्य पथ पर ही नहीं बल्कि महाकुंभ क्षेत्र में भी देखने के लिए मिल रही है। हम एक ऐसी यज्ञशाला में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर आपको चारों तरफ आप देखेंगे तो शहीदों की तस्वीरें नजर आएंगी। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के बाद साधु संतों ने संगम नगरी में तिरंगा यात्रा निकाली। शिव योगी मौनी महाराज की अगुवाई में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में संतों के साथ साथ महाकुंभ पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान यात्रा में शामिल साधु संतों और लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक तो है, लेकिन इस बार ये महाकुंभ खास हो जाता है क्योंकि इस बार कई महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ भी है। और इस प्रयागराज महाकुंभ में आध्यात्म और तकनीकी का अद्भुत संगम भी देखने को मिल रहा है। यहाँ महाकुंभ की कहानी को ड्रोन के जरिए एक अनोखे अंदाज में पेश किया गया है। ये यूपी टूरिज्म विभाग के महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने नए अनुभव देने की कोशिश की है। और डिजिटल महाकुंभ की ये अनोखी तस्वीरें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं, जिनमें ड्रोन शो के जरिए समुद्र मंथन को दर्शाया गया है। समुद्र मंथन की झांकी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इतना ही नहीं, ड्रोन शो के दौरान श्रद्धालुओं ने आसमान में देवताओं को अमृत कलश पीते हुए देखा और शंख बजाते हुए साधुओं और संगम में स्नान करते सन्यासी भी नजर आए। महाकुंभ के दौरान दिखाए गए इस ड्रोन शो में भारतीय संस्कृति और तकनीक की गहरी छाप दिखाई दी। आन बान और शान के साथ भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दिल्ली के कर्तव्य पथ से आज भारत की समृद्ध विरासत और विकास की अद्भुत झलक पूरी दुनिया ने देखी। श्री प्रबोवो सुबियांतो पारंपरिक बग्घी में इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि हैं। का काफिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजकीय समारोह में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ कर्तव्य पथ पहुंची। देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का कर्तव्य पथ पर स्वागत किया। India and Indonesia, two nations. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूलों की बारिश की और फिर 21 तोपों से सलामी दी गई। इसके बाद शुरू इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी सबसे ज्यादा खास रही। उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ के दिव्य दर्शन हुए, जिसमें महाकुंभ की भव्यता की अद्भुत झलक कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम महाकुंभ पर आधारित रही। इस झांकी को देखकर हर कोई भक्ति के रंग में सराबोर हो गया। इस झांकी के जरिए महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाया गया। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा के साथ अमृत कलश की भव्य प्रतिकृति भी दिखाई गई, जिसमें हलाहल विष, कामधेनु, इरावत हाथी, शंख, धनवंतरी जैसे 14 रत्नों का चित्रण किया गया। शंखनाद, आचमन और साधना करते साधु संतों के दृश्य और संगम में डुबकी लगाते श्रद्धालुओं की प्रतिकृति को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कर्तव्य पथ पर ही आस्था का महाकुंभ लगा है। गणतंत्र दिवस परेड में देश के तमाम राज्यों की मनमोहक झांकियां कर्तव्य पथ पर देखने को मिली, जिसमें दुनिया ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखी। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी प्रदर्शित की गई। इस झांकी में बिहार की ज्ञान और शांति की समृद्ध परंपराओं की झलक दिखाई दी। झांकी में भगवान बुद्ध को ध्यान मग्न धर्म चक्र मुद्रा में दिखाया गया, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है।
पश्चिम बंगाल की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला और कलात्मक परंपराओं को दिखाया गया। पश्चिम कर्तव्य पथ पर आज भारत की सेना का शौर्य देखते ही बना। सशस्त्र सेनाओं की सैन्य टुकड़ी ने भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसमें इंडोनेशिया की सैन्य टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का नेतृत्व करने वाले परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार इस बार संयोग और गर्व की और परेड सेकंड इन कमांड मेजर जनरल सुमित मेहता से सलामी ली। बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व। इसके बाद भारत की विविधता और सैन्य कौशल का शानदार प्रदर्शन दिखाया गया। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियों ने अपने अनुशासन और ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। भारतीय कोस्ट गार्ड की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। डीआरडीओ ने भी कर्तव्य पथ पर रक्षा कवच का प्रदर्शन किया। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान दुनिया ने भारत का शक्ति प्रदर्शन देखा। सैनिकों के अभिभूत करने वाले मार्चिंग दस्ते, स्वदेशी हथियारों और टैंकों ने कर्तव्य पथ पर ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। सेना के T-90 भीष्म टैंक जब कर्तव्य पथ पर निकले तो इन्हें देखकर दर्शक जोश से भर गए। T-90 भीष्म मुख्य युद्धक टैंक है। ये टैंक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन को एक्सियल मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस है। ये टैंक लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में भी सक्षम है। गणतंत्र दिवस परेड में स्वदेशी अर्जुन युद्धक टैंक को भी शामिल किया गया। इसी के साथ सेना की पहली टुकड़ी 61 कैवलरी की है, जो दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है। इसके बाद कर्तव्य पथ पर नाग मिसाइल सिस्टम को प्रदर्शित किया गया। परेड में ऑल टेरेन व्हीकल चेतक और स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज को दिखाया गया, क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में जिसे विशेष रूप से दुर्गम इलाकों में युद्ध अभ्यास के लिए डिजाइन किया गया है। इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी। कर्तव्य पथ से आज दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखा। सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ से हिंद के शौर्य का शानदार प्रदर्शन दिखाया गया। इस दौरान भारतीय सेना के उन स्वदेशी हथियारों की झलक दुनिया ने देखी जिससे दुश्मन खौफ खाते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जब कर्तव्य पथ पर निकली तो हर हिंदुस्तानी गर्व से भर गया। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इसके बाद पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर के जरिए स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन किया गया। भगवान शिव के धनुष के नाम पर विकसित पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर महज 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। इसके बाद BM-21 अग्निबाण ने अपनी शक्ति की झलक दिखाई और फिर 122 मिलीमीटर मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर की झलक कर्तव्य पथ पर देखी गई। आकाश मिसाइल सिस्टम को भी गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रदर्शित किया गया। यानी कर्तव्य पथ पर भारत ने अपनी जल, थल और वायुसेना की शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना ने अपना पूरा दमखम दिखाया। जाबाज जवानों ने जब मोटरसाइकिल पर अपने करतब दिखाए तो हर कोई दंग रह गया। परेड के दौरान भारतीय सेना के सिग्नल कोर की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम निकली। इसे द डेयर डेविल्स के नाम से जाना जाता है। बुलेट व्हीली, लैडर सैल्यूट, 3 पीक डेविल फॉर्मेशन, शत्रुजीत, मर्करी पीक, इन्फो वॉरियर्स, लोटस और इसके बाद ह्यूमन पिरामिड के साथ ओपनिंग सैल्यूट का जबरदस्त प्रदर्शन किया। 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार करते हुए भारतीय सेना के द डेयर डेविल्स के करतब देखकर दुनिया दंग रह गई। कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी ने लड़ाकू दस्ते का नेतृत्व करते हुए चलती मोटरसाइकिल पर 12 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर राष्ट्रपति को सलामी दी। उन्होंने ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
What a moment of pride for all these performers over here to be. And now we can see the three-peak devil formation. जमीनी नहीं आसमान में भी भारत की शक्ति की गर्जना हुई। कर्तव्य पथ पर इंडियन एयरफोर्स के विमानों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान आसमान में सुखोई और राफेल ने जबरदस्त करतब दिखाए। इंडियन एयरफोर्स के हवाई प्रदर्शन ने सभी का दिल जीत लिया। These fierce attack helicopters are the face of the modern machines. एयरफोर्स के फ्लाइंग पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। राफेल और ग्लोब मास्टर भी इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे। सबसे पहले 4 Mi-17 IV हेलीकॉप्टर ने ध्वज फॉर्मेशन के साथ विक फॉर्मेशन में उड़ान भरी। इसके बाद अपाचे हेलीकॉप्टर ने अजय फॉर्मेशन में उड़ान भरी। C-17 ग्लोब मास्टर और 2 सुखोई विमान ने भीम फॉर्मेशन और विक्ट्री फॉर्मेशन में करतब दिखाए। इसका नेतृत्व ग्रुप कैप्टन समीप तेजावन ने किया। साथ में ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर सुजीत रहे। जोधपुर फॉर्मेशन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 555 किलोमीटर। सुखोई 30 के वरुण फॉर्मेशन का नेतृत्व कमांडर रुचित कौर ने किया। अब हम आपको बर्फीले योद्धाओं के गणतंत्र दिवस का जश्न दिखाएंगे। कश्मीर की बर्फीली वादियों के बीच भारतीय सेना के जाबाज सिपाहियों ने जब तिरंगा फहराया तो पूरी वादी जय हिंद से गूंज उठी। मौका था 76वें गणतंत्र दिवस का और जगह थी जम्मू कश्मीर के बारामूला का उरी सेक्टर। भारतीय सेना के इन जवानों ने शान से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश के आन बान और शान तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान जवानों का जोश हाई था। बर्फ के इन योद्धाओं ने ध्वजारोहण के बाद भारत माता की जय के नारे भी लगाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जवानों के जय घोष ने इन बर्फीली वादियों में भी जोश भर दिया। देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस बीच गुजरात से दिल को छू लेने वाला एक वीडियो सामने आया है। देवभूमि द्वारका के स्कूबा गोताखोरों ने समंदर के भीतर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि द्वारका के समुद्र में स्कूबा डाइवर्स तिरंगा फहरा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये देश प्रेमी समंदर के 30 फीट अंदर तिरंगा फहरा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए इस खास आयोजन ने हर किसी का दिल जीत लिया। हाथ में तिरंगा थामे स्कूबा डाइवर्स जब समंदर में गोता लगाने के लिए तैयार हुए तो देश प्रेम की भावना छलक पड़ी। स्कूबा डाइविंग करते हुए इन डाइवर्स ने पानी के नीचे तिरंगे को लहराकर देशभक्ति का अनोखा उदाहरण पेश किया। इस दृश्य ने ये दिखाया कि तिरंगे का सम्मान केवल धरती पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में भी किया जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और सभी को प्रेरणा दे रहा है। बॉलीवुड की दीवानी पूरी दुनिया है। इसकी ताजा बानगी राष्ट्रपति भवन में देखने को मिली, जब गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनकर इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट के साथ आए प्रतिनिधि मंडल ने बॉलीवुड गीत कुछ कुछ होता है गाया। ये तस्वीरें गवाह हैं कि बॉलीवुड की दीवानगी इंडोनेशिया में किस कदर है। कहां तो राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के सम्मान में भोज दे रही थीं। कहां भोज के बीच सुर संग्राम छिड़ गया। इंडोनेशियाई डेलीगेट्स ने शाहरुख के गानों पर ऐसा समा बांधा कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी खुश नजर
दरअसल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां आज वो कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जहाँ एक तरफ पूरे देश ने धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया, तो वहीं हिंदू धार्मिक स्थल भी तिरंगे के रंग में नजर आए और राम मंदिर समेत कई मंदिरों में हर तरफ तिरंगा दिखाई दिया। और गणतंत्र दिवस पर धार्मिक स्थलों पर तिरंगा फहराने और भगवान का तिरंगे से श्रृंगार करने की तस्वीरें भी सामने आई। बजरंगबली को तिरंगे से सजाने का ये वीडियो गुजरात के बेटाद जिले का है, जहां 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कोठारी सालंगपुर हनुमान मंदिर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सालंगपुर हनुमान जी मंदिर में 76वें गणतंत्र दिवस का धूमधाम से जश्न मनाया गया। इस दौरान भगवान बजरंगबली की मूर्ति और सिंहासन को तिरंगे से सजाया गया और हनुमान जी की मूर्ति का तिरंगे के वस्त्रों से दिव्य श्रृंगार किया गया। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में भी 76वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराए जाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें मंदिर के गर्भगृह में मुख्य पुजारी संतोष दास तिरंगा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं।